मेरे मालिक घर पर अकेले ही रहते थे और जब भी मैं काम करने के लिए झुकती तो वो मुझे देखा करते थे। मैं इसे नॉर्मल ही समझ रही थी, लेकिन एक दिन मैं काम करके ढीले कपड़े पहनकर सो रही थी। तभी अचानक आधी रात को वो मेरे कमरे में आ गए, फिर मेरे साथ पूरी रात। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीना है। उम्र यही कोई 22-23 साल की है। मेरा रंग सांवला है और आंखें बड़ी बड़ी है और बाल लहराते हुए हैं और कद ठीक ठाक ही है। गांव से शहर आई थी काम की तलाश में और नसीब ने एक बड़ा सा बंगला दे दिया, काम वाली बाई की नौकरी के साथ। पर यह सिर्फ कोई आम बंगला नहीं था और ना ही इसके रहने वाले आम लोग थे। मालिक यानी समर सर उम्र में होंगे 40 के आसपास, ऊंचा कद, छरहरी काया और हमेशा सलीके से कपड़े पहने रहते। पहली बार जब उन्हें देखा तो डर सा लगा। आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो सीधे दिल तक उतरता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि वो नज़रें कुछ कहती है या छुपाती है। घर में सिर्फ दो ही लोग रहते थे, समर सर और मैं। उनकी बीवी का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे। कोई बच्चा नहीं था। बाकी कामों के लिए उन्होंने बाहर से ही हेल्प ले रखी थी। जैसे किचन के लिए एक दिन में एक बार कुक आता था, लेकिन रोज़ाना का झाड़ू पोछा, कपड़े, सफाई, बेड शीट्स बदलना सब मैं ही करती थी। शुरुआत में सब सामान्य रहा, लेकिन फिर मैं जब फर्श पर झुकी होती या बाल्टी उठाती तो मुझे लगता जैसे कोई पीछे से घूर रहा है। मेरी कमर के आसपास, मेरी हाथों की हरकतों पर, मेरे चेहरे पर। और जब मैं घूम कर देखती, समर सर अक्सर पास ही खड़े होते, किताब लिए या मोबाइल देख रहे होते, लेकिन उनकी नज़रें कुछ और ढूंढती दिखती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका ली। मैं नौकरी खोना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन मैं उनकी स्टडी की सफाई कर रही थी, उनके टेबल के पास झुकी थी कि अचानक कुछ महसूस हुआ। एक तेज सांसों की आहट सी, बिल्कुल पास। मैंने धीरे से नज़र घुमाई तो देखा समर सर ठीक पीछे खड़े थे। रीना, थक जाती होगी ना? उन्होंने पूछा। मैंने जल्दी से उठकर सिर हिलाया। नहीं मालिक, सब ठीक है। वो कुछ देर तक देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारा अंदाज बहुत सलीका है। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो अब मोबाइल में लगी रहती है, पर तुम बहुत अलग हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उस दिन के बाद से उनका बर्ताव थोड़ा बदलने लगा। अब जब भी मैं काम करती, वो कभी कभी कोई बहाना बनाकर बात करने लगते। जैसे, रीना, आज मेरी शर्ट प्रेस करना भूल गई हो। रीना, बिस्तर की चादर ठीक से नहीं बदली। रीना, चाय बनानी आती है तुम्हें? और हर बार जब मैं कुछ करती, उनकी नज़रें मेरे हाथों से ज़्यादा मेरे चेहरे और बदन पर टिकी रहती। लेकिन मैं चुप रही। रातें अब अजीब हो चली थी। मेरे लिए ऊपर की एक छोटी सी स्टोर नुमा कोठरी थी जिसमें मैं रहती थी। एक रात मैं थक कर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी मगर साफ। मैं चौंकी। इतने रात को शायद कोई बिल्ली या हवा से हिल गया होगा। मैंने नज़रअंदाज कर दिया। पर फिर अगली रात फिर वही दस्तक, और तीसरी रात मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। समर सर खड़े थे। डर गई थी क्या? उन्होंने हंसते हुए कहा। मैंने धीरे से कहा, जी। इतनी रात को कुछ काम था क्या मालिक? नहीं, बस सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं। मैंने एक किनारे हटकर उन्हें अंदर आने दिया। पहली बार कोई मर्द मेरे कमरे में आया था। वो कुछ देर तक बैठे, मेरी आंखों में झांका, फिर बोले, यहाँ सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। सर मत कहो, समर कहो। मैं चुप रही। उस दिन के बाद ये रूटीन सा बन गया था। हर रात हल्की सी दस्तक होती और फिर उनका आना। वो मेरे पास बैठते, कभी हल्की बातें करते, कभी बस चुपचाप मुझे देखते रहते। मैंने एक बार भी ना नहीं कहा, ना जाने क्यों। शायद डर था, शायद अकेलापन, या फिर वो नज़रों की गहराई जो किसी और ही दुनिया में ले जाती थी। एक रात वो मेरे कंधे के पास बैठ गए। उनकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी। फिर धीरे से बोले, रीना, तुम बहुत खास हो, बहुत अलग। मैं कांप गई। उनकी उंगलियां मेरी हाथों को सहला रही थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन क्या मैं कुछ पल तुम्हारे पास रह सकता हूँ? मैं कुछ नहीं बोली। उनका हाथ अब मेरी हथेली को थामे हुए था। उस दिन पहली बार लगा कि मैं कोई बाई नहीं, एक औरत हूँ जिसकी ओर कोई मर्द ऐसे देखता है जैसे कोई भूखा चांद को देखे। रातें अब और भी लंबी हो गई थी। उनका आना, मेरी चुप्पी और वो नज़दीकियाँ, सब एक अधूरी सी चाह में लिपटी थी। मैं ना तो उनका इनकार कर पा रही थी, ना ही खुद को रोक पा रही थी। मैंने खुद से कई बार पूछा, क्या ये गलत है? मालिक और मेट के बीच ऐसी बातें?
लेकिन फिर हर सुबह जब मैं आईने में खुद को देखती तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती, जैसे कोई मुझ में कुछ तलाश रहा हो और मैं उसे बिना कहे सब दे रही थी। एक दिन सुबह सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी, उन्होंने कहा, रीना, तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने दो। मैंने सवाल नहीं किया, शायद मैं उस वक्त से डरती थी। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया, पर बाहर से कुछ भी नहीं बदला। मैं सुबह पहले की तरह काम पर लग जाती थी, फर्श पोंछना, पर्दे झाड़ना, डाइनिंग टेबल चमकाना, पर अब हर काम करते हुए महसूस होता कि मेरी हर हरकत पर कोई आंखें लगी है। वही पुरानी आंखें, समर सर की आंखें। उनकी नज़रों में अब कोई पर्दा नहीं रहा था। अब वो मुझे देखकर सीधे मुस्कुरा देते, जैसे मैं अब सिर्फ एक मेड नहीं, उनका कोई खास हिस्सा बन चुकी हूँ। और सच कहूँ, मैं खुद भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब जब मैं सुबह सुबह बालों को गोदती तो 2 लटे जानबूझकर छोड़ देती, ताकि जब मैं झुकी रहूं वो लटे मेरी गर्दन पर गिरे। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती तो मेरी चाल थोड़ी धीमी हो जाती, शायद इस उम्मीद से कि कोई पीछे से देख रहा हो। शायद मुझे अब वो सब अच्छा लगने लगा था। रातें अब उनकी दस्तक की प्रतीक्षा में बीतने लगी थी। एक रात जब वो आए तो मेरे कमरे में दाखिल होते ही बोले, आज कुछ खास बात करनी है। मैंने हल्की मुस्कान दी, क्या? वो पास आकर मेरे बिस्तर पर बैठ गए। मैंने घूंघट तो नहीं किया, पर नज़रें ज़मीन पर थी। उन्होंने कहा, तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि हम दोनों अकेले तो हैं ही, पर शायद एक दूसरे के लिए ही हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे होंठ कांपे, पर आवाज़ नहीं निकली। रीना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो और मुझे नहीं पता कि ये सब ठीक है या नहीं, पर जब से तुम आई हो मेरा मन थोड़ा हल्का रहता है। तुम्हारी हर बात, हर आदत, सब कुछ मुझे सुकून देता है। उनका स्पर्श अब मेरी उंगलियों से कलाई तक पहुंच चुका था। मैं आज भी थरथरा रही थी, पर अब उस थरथराहट में डर से ज़्यादा चाहत थी। क्या मैं कुछ देर तक तुम्हारे पास लेट सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे बिस्तर के एक कोने की सिलवटें खुद ही बिछ गई। वो बगल में आकर लेट गए। वो पल शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा पल था। हम दोनों चुप थे। मेरे और उनके बीच बस सांसों की धीमी गूंज थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थामा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उस दिन पहली बार किसी मर्द के सीने की गर्माहट महसूस की। उस रात उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पास रहे, मेरे कंधे पर सिर रखकर, जैसे किसी गम को भूल जाना चाहते हो। मैं समझ नहीं पाई, क्या ये मोहब्बत थी या बस अकेलापन का सहारा? पर एक बात तो थी, उस रात के बाद मेरी आंखों में उनकी जगह और गहराई से बैठ गई। अब जब मैं काम करती और वो मुझे देखते तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। एक बार मैं वॉशरूम की सफाई कर रही थी, जब उन्होंने आकर कहा, तुम्हारी ये गिली हथेलियाँ, इन्हें छूने का मन करता है। मैंने नज़रें झुका ली, पर अंदर ही कहीं कुछ पिघलने लगा था। एक दिन उन्होंने अचानक कहा, रीना, एक रात तुम मेरे कमरे में आओगी? मैंने हड़बड़ा कर उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, सिर्फ एक इंतजार था। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ताकि हम दोनों अपनी तन्हाई को थोड़ी देर के लिए एक साथ बांट सके। मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। मेरे कमरे की दीवार की दूसरी तरफ उनका कमरा था। मैं सोचती रही, क्या जाऊं, क्या ये सही होगा? आखिरकार जैसे किसी अदृश्य धागे ने मुझे खींचा। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे की ओर चली गई। दरवाज़ा खुला था। वो बैठे हुए थे, अंधेरे में। चांद की हल्की रोशनी उनकी सफ़ेद टी शर्ट पर पड़ रही थी। उन्होंने मेरी आहट सुनी और बिना कुछ कहे मेरे लिए जगह बना दी। मैं पास जाकर बैठ गई। फिर वो बोले, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गलत नज़रों से देखता हूँ? मैं चौंकी। ये सवाल मेरी ही उलझनों को सामने रख रहा था। मैं नहीं जानती, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मेरे चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ। मुझे तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बताती है और वो सब मैं सुनता हूँ। हम दोनों बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने मेरे सिर अपने गोद में रख लिया और धीरे धीरे मेरे बाल सहलाने लगे। तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई मैंने कभी भी? उन्होंने पूछा। मैंने धीरे से कहा, नहीं मालिक। मालिक मत कहा करो रीना, अब तो नहीं। उस रात हम दोनों ने कोई हद पार नहीं की, पर कुछ ऐसा हुआ जो हर हद से परे था। वो नज़दीकी, वो स्पर्श, वो खामोशी जिसमें दिल की सारी बातें घुल चुकी थी। अब उनका आना जाना खुला हो गया था। नौकरों को कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि बंगले में ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था।
मैं अब दिन में भी उनके साथ बैठने लगी थी, कभी चाय के बहाने, कभी कपड़े लाकर उनके कमरे में रखने के बहाने। एक दिन वो बोली, रीना, अगर तुम्हें ये सब ठीक नहीं लगता तो बता दो, मैं खुद को रोक लूँगा। मैंने उनकी आंखों में देखा और बस एक बात कही, मैं भी अकेली हूँ मालिक, और मुझे किसी की आदत लग गई है। वो मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में एक अजीब सी बेचैनी थी। अब हर रात जैसे कोई फिल्म दोहराई जाती। वो आते, बैठते, बातें करते, मेरे पास लेटते और कभी कभी मेरा माथा चूमते हुए कहते, काश तुम मेरी बीवी होती। एक दिन मैंने पूछ लिया, आपके परिवार में कोई है, माँ बाप, भाई बहन? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, सब है, पर मैं सबसे अलग हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी है, कभी किसी से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ा, सिवाय एक के। कौन? मैंने पूछा। वो मेरी ओर झुके, मेरी ठुड्डी उठाई और बोले, तुम। मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं कोई खास हूँ, पर कहानी यहाँ थमती नहीं। अब धीरे धीरे चीज़ें अजीब होने लगी थी। एक दिन जब मैं उनकी अलमारी में कपड़े रखने गई तो एक फाइल गिरी। उसे उठाया तो देखा उसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। मेरा नाम, पता, गांव की जानकारी, मेरे माता पिता की डिटेल्स। मैं चौंक गई। ये सब कैसे? मैंने मन ही मन सोचा, क्या वो पहले से मुझे जानते थे? पर सवालों का जवाब पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने वो फाइल वहीं रख दी और चुपचाप निकल आई। उस रात वो मेरे पास आए, जैसे रोज आते थे। मैंने खुद को उनसे दूर रखा। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, आपको पहले से मेरी जानकारी थी। वो थोड़ा रुक कर बोले, रीना, सही वक्त आने दो, मैं सब बताऊंगा, बस भरोसा बनाए रखना। उनकी वो बात, सही वक्त आने दो, मेरे भीतर किसी अनकहे डर की तरह बैठ गई थी। अब हर रोज की तरह उनका आना, पास बैठना, मेरे कंधे पर हाथ रखना, माथा सहलाना, सब वैसा ही था। मगर अब मेरे भीतर एक सवाल कांटे की तरह चुभने लगा था। वो फाइल आखिर क्या थी? क्यों मेरी जिंदगी की सारी जानकारी उनके पास थी? क्या ये सब अचानक नहीं था? मैंने बहुत कोशिश की उस बात को भुलाने की, मगर हर बार उनकी आंखों में देखते हुए ऐसा लगता जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। इसी उधेड़-बुन में कई दिन निकल गए। एक रात जब वो आए तो मैंने पहली बार उन्हें सीधा मना कर दिया, आज नहीं मालिक, मैं थक गई हूँ। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम मुझे फिर से मालिक कहने लगी हो। मैंने नजरें चुरा कर कहा, कभी कभी रिश्तों में थोड़ी दूरी ठीक होती है। वो बिना कुछ कहे लौट गए। लेकिन अगली सुबह कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। घर में एक अनजान आदमी आया, सूट में, फाइलें हाथ में थी, और सीधा ड्राइंग रूम में बैठा। समर सर ने मुझे बुलाया और बोले, रीना, ये श्रीमान शर्मा है, वकील है। मैं चौंकी। वकील? हाँ। समर सर मुस्कुराए। मुझे तुम्हारे नाम एक दस्तावेज देना है। मैं हड़बड़ा गई। क्या हो रहा है ये सब? शर्मा जी ने एक कागज बढ़ाया और बोले, रीना जी, समर जी ने अपनी वसीयत में आपका नाम जोड़ा है। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति आपको देने का निर्णय लिया है। दस्तखत कर दीजिए। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, ये मजाक है, ये कैसे? समर सर मेरे पास आए और बोले, रीना, आज वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें सब बताऊं। मैंने सर हिलाया। कृपया अब कुछ मत छुपाइए। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे सोफे पर बिठाकर बोले, रीना, तुम्हें याद है जब तुम गांव से आई थी तो तुमने बताया था कि तुम्हारे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे? मैंने धीमे से हाँ कहा। वो हादसा दरअसल कोई हादसा नहीं था। तुम्हारे पापा किसी कंपनी में गवाह थे जिसने बड़े स्तर पर घोटाला किया था। वो गवाही देने जा रहे थे, तभी उनकी कार को टक्कर मारी गई। मैं उस केस में उसी कंपनी की ओर से वकील था। मैं सांस रोककर सुन रही थी। मुझे बाद में सब पता चला कि वो लोग कितने खतरनाक थे। जब मैं सच्चाई जान गया तो मैंने केस से हाथ खींच लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे माँ बाप की मौत की वजह में भी शामिल था मेरा परोक्ष समर्थन। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा भाई भी था ना? उन्होंने पूछा। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। हाँ, लेकिन वो लापता हो गया था। नहीं रीना, वो लापता नहीं था, उसे बचा लिया गया था। मैंने ही उसे दिल्ली के एक अनाथालय में भर्ती करवाया और तब से हर महीने उसका खर्चा उठा रहा हूँ। लेकिन मैं खुद से इतना शर्मिंदा था कि सामने नहीं आ सका। और जब मुझे पता चला कि तुम शहर में आई हो तो मैंने अपने घर में मेड की जगह रखकर तुम्हें करीब से देखने की कोशिश की, तुम्हारे लिए कुछ करने की। अब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांप रहे थे। तो ये सब, ये रातें, वो नज़दीकियाँ, क्या ये सब एक खेल था? मैंने गुस्से से पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखा, बहुत धीमे से बोले, नहीं रीना,
वो सब नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह देखूंगा। पर तुम्हारे करीब आने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ एक रिश्ता बना लिया जिसमें मेरे इरादे भी उलझ गए। मैं अब भी कांप रही थी। तो जो कुछ भी हुआ वो सच्चा नहीं था? मैंने पूछा। मैंने जो महसूस किया वो सब सच्चा था, लेकिन जो मैंने छुपाया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं चुप रही। शर्मा जी जा चुके थे। समर सर अब भी पास ही बैठे थे। रीना, उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी माफ़ी का हकदार नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। मैं उठी, दरवाजे तक पहुँची, लेकिन फिर रुक गई। क्या मेरा भाई, क्या मैं, क्या हम कभी फिर? तुम जब चाहो उस अनाथालय जा सकती हो। वो अब बड़ा हो गया है, 10वीं में है। मेरा ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। मैंने एक लंबी सांस ली। मालिक अब सिर्फ एक अजनबी से लग रहे थे, पर एक ऐसा अजनबी जिसने मुझे धोखा नहीं दिया, सच्चाई दी थी। उस रात पहली बार उन्होंने मेरे कमरे की तरफ देखा तक नहीं, और मैंने भी उनका दरवाज़ा नहीं खटखटाया। पर सुबह जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उनकी किताब वहीं गिरी हुई मिली। मैंने उसे उठाया। उसमें एक पन्ने के बीच एक छोटा सा फोटो रखा था, मेरे और मेरे भाई का। शायद मेरे गांव के दिनों का था। उसके पीछे कुछ लिखा था, मैंने तुम्हें नहीं अपनाया था, तुम मेरी आंखों में खुद उतर गई थी। रीना ने कुछ दिनों बाद वो घर छोड़ दिया, लेकिन समर सर ने उसका और उसके भाई का पूरा जीवन संवार दिया। भाई को एक बड़ा स्कूल मिला, रीना को अपना खुद का पार्लर शुरू करने की मदद मिली। कभी कभी हम जिन रिश्तों को एक नाम देते हैं, असल में वो कुछ और ही होते हैं। कभी पश्चाताप, कभी माफ़ी, और कभी सिर्फ एक इंसान की तड़प जो अपने अंदर की गलती को ठीक करना चाहता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।